हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सतवीर सिंह करंट अफेयर्स के साथ अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पास हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स के टॉपिक जहां तक पहुंच गए थे उसके आगे जो नया टॉपिक है आप लोगों ने देखा इसके पहले कि किस प्रकार से ब्रू जनजाति से संबंधित प्रश्न हमने किया, और उसके बाद उसके पहले हमने पुरस्कार से संबंधित बात किया, कुछ योजनाओं की बात किया, कोविड-19 की बात किया। तो इस तरीके से आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए जा रहे हैं। आप लोग जितने भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जितने लोग जुड़े हुए हैं वे अपने दोस्तों तक जरूर भेजें चैनल को। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें आपको मिलेगा आर्थिक दृष्टि से 10% आरक्षण। अगला जो टॉपिक है आर्थिक दृष्टि से 10% आरक्षण। आप लोग इसके बारे में सुने होंगे। यह जो है आरक्षण सरकार द्वारा लोगों के लिए दिया गया है, तो इससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। यह जो नियम लगा, यह जो योजना आई, इसका उद्देश्य क्या था। तो जितने भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को उनको क्या था, समानता में लाने के लिए क्या था, सामान्य वर्ग के, इसका उद्देश्य था सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समानता में लाना। आर्थिक दृष्टि का मतलब है कि जिन लोगों के पास क्या है, पूंजी की कमी थी, लेकिन वो सामान्य वर्ग के थे, उन्हें 10% आरक्षण देके लोगों के बराबर हिस्से में ले आना ही इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य था। इसमें कौन सा संशोधन हुआ है, कौन सा संशोधन। तो देखिए, जब संशोधन की बात करेंगे तो दो प्रकार के संशोधन हुए हैं, एक विधेयक में और दूसरा आपका अधिनियम में। तो विधेयक में आप देखेंगे कि 124वां संशोधन हुआ है, और अधिनियम में आप देखेंगे किसमें, अधिनियम में तो 103वां संशोधन हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कि यह संशोधन किस अनुच्छेद में हुआ है, तो हम बात करेंगे अनुच्छेद की। तो यह जो संशोधन है यह अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया है। सब इसके अगली बात हम देखेंगे कि पात्र व्यक्ति, यानी किस व्यक्ति को, भाई वो सामान्य वर्ग का है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें और भी क्या पात्रता होगी जो इस आरक्षण का लाभ ले सकेगा। तो सबसे पहली बात है कि उसकी सालाना आय 8 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी 8 लाख से कम सालाना आय होनी चाहिए। दूसरी बात और क्या होनी चाहिए, उसका कृषि योग्य भूमि, कैसी भूमि, कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। कैसे, कृषि करने के लिए यानी खेती करने के लिए जो उसके पास खेत है, भूमि है, वह 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। अगला इसमें टॉपिक आप देखेंगे कि आवासीय मकान, कौन सा, आवासीय। आवासीय का मतलब जहां वो रह रहा हो वह जो है आपका कितना, 1000 फीट से कम होना चाहिए। कितना, 1000 फीट से कम होना चाहिए। ये हो गया आपका आर्थिक दृष्टि से 10% आरक्षण से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगले टॉपिक की बात करेंगे तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, कौन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस। हम देखेंगे कि इस 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें आप देखेंगे कि 15 से लेकर 17 जनवरी 1914 को इसकी स्थापना हुई थी। इस बार इसका आयोजन, सबसे पहली बात है इंपॉर्टेंट फैक्ट, आयोजन, इसका आयोजन कब हुआ था, इसका आयोजन 3 जनवरी 2020 को हुआ था, सबसे पहली बात। उसके बाद आप देखेंगे कि यह आयोजन कहां हुआ था। देखिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस है तो आयोजन भी कहां होगा, किसी न किसी विज्ञान विश्वविद्यालय या संस्थान में ही होगा। इसलिए आप देखेंगे कि इसका आयोजन कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में हुआ। कहां हुआ, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय कहां, बेंगलुरु में होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से बेंगलुरु जो है ये आपका कहां है, कर्नाटक में है। कहां है, कर्नाटक में है। अब जब ये जो अधिवेशन हुआ, आपका आयोजन हुआ, इसकी थीम क्या थी, ये विज्ञान से संबंधित है, विज्ञान भारती कांग्रेस, तो इसका जो थीम है जो भी वो भी क्या है, विज्ञान से संबंधित होगा। इसकी थीम है विज्ञान एवं, इसकी थीम देखिए क्या है,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, यह इसकी क्या है, थीम है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो है उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है विज्ञान संबंधी कार्यों एवं अनुसंधानों पर गहन विचार। इसका जो कार्य है विज्ञान एवं अनुसंधानों पर गहन विचार। विज्ञान मतलब विज्ञान से संबंधित जो भी कार्य हैं उन सब कार्यों में इसका होगा। अब देखिए इसका पुराना नाम क्या था। ये जो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का गठन हुआ है, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था भारतीय विज्ञान संस्था। पुराना नाम भारतीय विज्ञान संस्था, ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका सही जो स्थापना है वह किसके सहयोग से हुआ। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो ये जो है एक रसायनज्ञ थे, कौन से? J.N. साइमन सेन। रसायनज्ञ कौन थे? प्राध्यापक J.N. इनका पूरा नाम था J.N. साइमन सेन। J.N. साइमन सेन। लेकिन इनके साथ ही अकेले नहीं थे, इनके एक सहयोगी भी थे, उनका नाम था P.S. मैकमोहन। उनका नाम क्या था? P.S. मैकमोहन। तो इस तरीके से देखिए आर्थिक दृष्टि से 10% आरक्षण और 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संबंध में हमने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया। इसको तुरंत आप नोट कर लीजिए। हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। नया टॉपिक है यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची। यहां से भी प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि यह जो है इस समय चर्चा में रहा है। क्या टॉपिक है? यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची। दरअसल यूनेस्को जो है हर बार कुछ शहरों को अपनी सूची में शामिल करता है और इसी को हम यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची के नाम से हमने हेडिंग बनाया है। तो सबसे पहली बात हम इसमें देखेंगे कि ये जो है शहरों की सूची बनती है तो विश्व शहरी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शहरी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शहरी दिवस। जब आप विश्व शहरी दिवस की बात करोगे तो इसका उत्तर आएगा 30 अक्टूबर, यानी 30 अक्टूबर को विश्व शहरी दिवस मनाया जाता है। अब जब 30 अक्टूबर को, तो इसके पहले 2020 चल रहा है, इसके पहले कब मनाया गया? तो 30 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 अक्टूबर 2019 को मनाया गया और तभी यूनेस्को ने भारत के 2 शहरों को रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने भारत के कितने 2 शहर को अपनी सूची में शामिल किया है। अगर हम बात करें वो 2 कौन कौन से शहर हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपनी रचनात्मक सूची में शामिल किया है, तो उन 2 शहरों का नाम है अगर आप शहरों के नाम की बात करेंगे तो उसमें आपके नाम आएंगे मुंबई और हैदराबाद। कौन है? मुंबई और हैदराबाद। इन दोनों शहरों को अपनी रचनात्मक शहरों की सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मुंबई को क्यों शामिल किया गया, किस लिए? तो मुंबई को शामिल किया गया है फिल्म उद्योग के लिए। किसके लिए? फिल्म उद्योग के लिए। हैदराबाद को किस लिए शामिल किया गया है? गैस्ट्रोनॉमी के लिए। किसके लिए? गैस्ट्रोनॉमी के लिए। गैस्ट्रोनॉमी का संबंध यहाँ पौष्टिक भोजन से है। किससे है? पौष्टिक भोजन। आप जान रहे हैं कि हैदराबाद का जो है पौष्टिक भोजन अत्यंत ही फेमस है, इसीलिए ये जो है पौष्टिक भोजन के लिए हैदराबाद को और फिल्म उद्योग के लिए मुंबई को अपनी रचनात्मक सूची में भी शामिल किया है। हम एक बात और समझेंगे कि इसके पहले कौन शामिल था। पहले कौन कौन थे, यानी पहले कौन कौन से शहर, भारत के शहर जो है वो यूनेस्को की सूची में शामिल थे। तो इसमें आप देखेंगे वाराणसी। इसके पहले जो था वाराणसी था, चेन्नई था। कौन था? चेन्नई था और जयपुर था। यहां पे हमें यह भी ध्यान देना है कि वाराणसी को क्यों रचनात्मक सूची में शामिल किया गया। तो वाराणसी को संगीत के लिए। किसके लिए? संगीत के लिए। और चेन्नई को भी किसके लिए? संगीत के लिए। साथ ही साथ जयपुर को शिल्प व लोक कला के लिए। किसके लिए? शिल्प व लोक कला के लिए। हम देखिए यहां से कुछ बात, इतनी जो टॉपिक थे वो आपकी रचनात्मक शहरों की सूची से संबंधित थे, लेकिन यहां नाम आया है यूनेस्को का, तो हम यहीं पास यूनेस्को से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट हैं उन्हें भी ध्यान दे लेते हैं। तो सबसे पहले यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 को होती है। कब होती है? 16 नवंबर
1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बताइए। यूनेस्को का अगर हम मुख्यालय की बात करें तो आप जानते हैं पेरिस। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी कहाँ, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश कितने हैं, यूनेस्को के सदस्य देश की बात करेंगे तो कुल 193 देश हैं। कितने हैं, कुल 193 देश हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे 11 सहयोगी देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। कितने, पर्यवेक्षक देश हैं। तो ये जो है सदस्य देशों की सूची हो गई। आप देखेंगे यूनेस्को के अध्यक्ष इस समय कौन हैं, तो इनके जो अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे, इसके यूनेस्को के अध्यक्ष की बात करेंगे तो आंद्रे अजोले। कौन है, आंद्रे अजोले इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अब देखिए भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत इसका सदस्य 1946 में बना। भारत इसका सदस्य कब बना, 1946 में बना। अब देखिए सारा फैक्ट यहां से कंप्लीट होता है और बचता है यूनेस्को का पूरा नाम। यूनेस्को का पूरा नाम, चलिए यूनेस्को का पूरा नाम जल्दी से देख लीजिए। यूनेस्को ये लिखा हुआ है, तो यूनेस्को जब आप देखेंगे तो क्या होगा, यूनाइटेड नेशन। इसका पूरा नाम देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन इज एजुकेशनल साइंटिफिक यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है यूनेस्को का पूरा नाम है। तो यहां से देखिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट कितने पता चले, इनको आप तुरंत नोट कर लीजिए, तुरंत इसको नोट करिए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बताया गया है। ये आपने समझा यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे तो वन नेशन वन कार्ड योजना। देखिए अगला टॉपिक है वन नेशन वन कार्ड योजना। ये भी एक क्या है, एक योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा। यहाँ पे आप समझेंगे वन नेशन, नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र, देश। योजना का मतलब है एक योजना, यानी कार्ड, एक ही कार्ड से पूरे देश में जो योजना में हम लाभ ले सके उसे ही क्या कहते हैं, वन कार्ड योजना के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें ये क्या है, यह क्या है, तो यह जो है आपका केंद्र सरकार, किसकी, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सबसे बात करेंगे अगली कि इसकी शुरुआत कब हुई। अभी आप लोग करंट पढ़ रहे हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई, 9 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत होती है। सर्वप्रथम शुरू करने वाले राज्य, हम यहां बात करेंगे सर्वप्रथम यह योजना किन राज्यों में शुरू होती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन कौन से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में क्या है, यह शामिल हो चुका है। अगर हम बात करें कि इस वन नेशन वन कार्ड योजना का पुराना नाम क्या था, तो आप देखेंगे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। इसका पुराना नाम क्या था, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। मतलब ये योजना क्या है, परिवर्तित करके ली गई है। पोर्टेबिलिटी मतलब परिवर्तित हो जा रहा था, यानी इसके पहले हर राज्य में जाने के बाद क्या राशन कार्ड परिवर्तित हो जा रहा था, लेकिन ये वर्तमान में क्या है, इसको एक कर दिया गया है, पुराना नाम राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। अब आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक देखते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात करेंगे तो किसी भी राज्य का राशन कार्ड संपूर्ण देश में क्या हो जाएगा, किसी भी राज्य का राशन कार्ड संपूर्ण देश में मान्य। आप ये देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे यह योजना जो है लागू कब की गई, यह योजना लागू कब की गई, तो यह योजना जो लागू हुई 1 जून 2020। कब, 1 जून 2020 को लागू होती है। यह जो है 1 जून 2020 से पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। सबसे पहले इसके लाभार्थी कौन है, यानी इसका लाभ किसे मिलने वाला है, इसका लाभ जो मिलने वाला है वह मिलने वाला है प्रवासी मजदूरों को। किसे, प्रवासी मजदूरों को, क्योंकि प्रवासी मजदूर क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनके राशन कार्ड वहां मान्य नहीं होते, तो इसलिए यह प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशली चलाया गया है। हम देखें कि राशन कार्ड जो बनेगा उसकी भाषा क्या होगी, राशन कार्ड की भाषा क्या होगी, तो सबसे पहली आपकी रहेगी स्थानीय भाषा। क्या रहेगी, यानी राशन कार्ड में जो प्रिंटेड रहेगा, लिखा रहेगा, वह स्थानीय भाषा रहेगा। और दूसरा आपका रहेगा हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक भाषा रहेगी। वर्तमान में कितने राज्य शामिल हैं, वर्तमान में कितने राज्य शामिल हैं, तो इसमें कुल
20 राज्य शामिल हैं। कितने? 20 राज्य शामिल हैं। एक अंतिम फैक्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे कि इसमें ये जब योजना शुरुआत की गई तो यह जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा क्या है, इसे बताया गया और ये बताया गया कि इसके द्वारा लोगों को क्या क्या फायदे दिए जाएंगे। तो इसकी जो नोट करके आप देखेंगे कि इसमें 3 अनाजों की बात की गई है। किसकी? 3 अनाजों की बात की गई है, जिसमें कौन कौन से हैं? गेहूं, चावल और मोटे अनाज। गेहूं, चावल और मोटे अनाज। इसका मतलब यहां आप देखेंगे गेहूं को जो है इस राशन कार्ड के द्वारा 2 रुपए प्रति केजी, कितना? 2 रुपए प्रति केजी, और चावल को 3 रुपए प्रति केजी। चावल को कितना? 3 रुपए प्रति केजी, और मोटे अनाज को 1 रुपए प्रति केजी के अनुसार लोगों को दिया जाएगा। ये वन नेशन वन कार्ड ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित आपके प्रश्न हो गए हैं। आप इसे तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए